हाय स्टूडेंट्स, देखिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा 12th क्लास से यूनिट नंबर 3। सो देखिए आज हम स्टडी करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। अब देखिए मान लीजिए कि आपके पास दो पैरेलल कंडक्टर हैं, दोनों के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे के ऊपर क्या फोर्स लगाएंगे, हमें वो फोर्स निकालना है। उस फोर्स की नेचर क्या होगी, अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, कितना फोर्स होगा। तो देखिए हम यहाँ पर लेट्स कंसीडर, हमने दो कंडक्टर मान लिए यहाँ पर, कंडक्टर ए बी, कंडक्टर सी डी, कंडक्टर सी एंड डी। अब देखिए इनिशियली हम क्या करते हैं कि दोनों कंडक्टर के अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर देते हैं। इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है बी से ए और डी से सी, दोनों के अंदर करंट सेम डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है। अब देखिए माना कि इन दोनों के अंदर से करंट I1 I2 फ्लो कर रहा है और इनकी लेंथ जो है वो यूनिट लेंथ है। अब क्या है, किसी बुक के अंदर इसको L1 L2 मान रखा है, किसी के अंदर यूनिट लेंथ मान रखी है। इसको घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप इसको L1 L2 मान सकते हो और यूनिट लेंथ मान सकते हो, जो आपका मन करे वो मानिए आप इसको। अब देखिए हम मानते हैं, पहले इनिशियली मान लेते हैं कि मान लीजिए पहले करंट हमारा वायर AB के अंदर फ्लो कर रहा है। अगर AB के अंदर करंट फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा, जाहिर सी बात है होगा। अब देखिए इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर, इस वायर CD के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारा सेपरेशन है दोनों वायर्स के बीच में कितना है, A है। अब करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। जो मान लीजिए कि ये कंडक्टर है हमारा, तो करंट थंब की डायरेक्शन के अंदर है और मैग्नेटिक फील्ड फिंगर है, जिस डायरेक्शन में हमारी कर्व बन रही है। तो हमने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से मूव कर रहा है और कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो लगाएगा हमारे इस कंडक्टर CD के ऊपर। हमने माना कि उसने फोर्स लगाया, मान लीजिए कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। Q पॉइंट के ऊपर जाकर देखिए कुछ फोर्स लग रहा है मान लीजिए इस कंडक्टर के ऊपर। अब जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड से आउटसाइड निकल रहा है, मतलब इस तरीके से है। मान लीजिए ये कंडक्टर है हमारा और इस तरीके से मूव कर रहा है, तो एक फोर्स लगेगा इस वायर के ऊपर, जो कि क्या होगा, जिसकी डायरेक्शन हमारे पास इस तरफ होगी, F21 फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन CD ड्यू टू AB। अब देखिए यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन के अंदर होगी, क्योंकि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इस साइड से इस साइड मूव कर रहा है। अगर वो ऐसे मूव कर रहा होता तो डायरेक्शन इस तरफ मिलती है आपको, अगर अपोजिट में होता तो। सो देखिए पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू AB। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑन CD ड्यू टू AB। सो देखिए हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ऑन CD ड्यू टू AB। जो AB वायर है इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I1 और इसकी यूनिट लेंथ है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ हमने निकाला था पहले, अगर किसी वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है तो किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सो वो आया था हमारे पास B। आप इसको B1 मान लीजिए, B1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई A। तो यहाँ पर करंट क्या था हमारा, I1 था। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया,
B1 विल बी इक्वल टू म्यू नोट I1 बाई 2 पाई A। अब आप इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब इस मैग्नेटिक फील्ड B1 के कारण कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा। मैग्नेटिक फील्ड B1 विल अप्लाई ए फोर्स B1 will apply a force on CD F21 on CD। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड था B1 उसके कारण एक फोर्स लगाया हमारे पास CD के ऊपर, जो कि क्या है F21 है। अब हम फोर्स निकालना है। फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट F21 विल बी इक्वल टू, हमने एक टॉपिक किया था पहले, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को फील्ड मतलब रखते हैं तो वहाँ पर फोर्स कितना होता है। तो देखिए करते हैं। वहाँ से देखिए हमने निकाला था B IBL था। क्या था? IBL साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा करंट होगा I, वो क्या आएगा यहाँ पर करंट, यहाँ पर करंट है मान लो I2 और मैग्नेटिक फील्ड रहेगा B1 के कारण, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है B1 के कारण लग रहा है और करंट इसके अंदर क्या है I2 है। इसके अंदर जो हमारा कंडक्टर है CD, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I2। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किसी कारण से है, इस AB कारण है जो कि क्या है B1 है, और लेंथ भी हम CD की लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए B1 की, म्यू नोट I1 2 पाई A इंटू I2L साइन थीटा। अब देखिए किसी बुक के अंदर जो है L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू N ले रखा है। सो आप इस तरीके से भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर L इक्वल टू 1 ले रखा है। सो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, F21 विल बी इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 2 पाई A। और यहाँ पर मैंने क्योंकि L को ले लिया है 1 और थीटा को ले लिया है 90, क्योंकि हमारे पास मान लीजिए कि मैक्सिमम फोर्स है, थीटा हमने इक्वल टू 90 मान लिया है। सो हमारे पास फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर विल बी इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 बाई 2 पाई A। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, म्यू नोट बाई 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइड बाई A। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो मान लीजिए कि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब देखिए, अब हम मान लेते हैं कि हमारा करंट फ्लो कर रहा है I2 के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड हम लेंगे I2 की वजह से। तो I2 की वजह से वायर CD की वजह से वायर AB के ऊपर क्या फोर्स लगेगा, हमें वो निकालना है। सो देखिए मान लीजिए कि अब हम यहाँ पर इसको एक इस तरीके से बना लेते हैं, छोटा सा रहेगा। कि मान लीजिए कि ये आपकी वायर AB है, करंट I1 चल रहा है, और ये CD है, करंट I2 है। अब हम मानते हैं कि माना कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो जो वायर CD है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो आप देख पाते हो। देखिए होगा क्या कि मान लीजिए कि आपकी वायर है ये वाली, ये हमने थंब लगा दिया, इसके ऊपर राइट थंब लगा दिया, तो फिंगर घुमाई, तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी मोशन इस तरीके से होगी, आउट टू इनवर्ड, आउटवर्ड से इनवर्ड आ रही है, तो एक फोर्स लगेगा। अब इसकी डायरेक्शन इस तरीके से है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। जाहिर सी बात है, सेपरेशन बिटवीन बोथ क्या है, ए है। आप देख पा रहे हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से मूव कर रहा है,
इस तरीके से। तो जाहिर सी बात है कि फोर्स जो होगा उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इस तरीके से होगी। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स F12 आ जाता है। सो हम इनिशियली पहले यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद फोर्स निकालेंगे ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। सो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर मैग्नेटिक मान लीजिए B2 है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा म्यू नॉट I2 क्योंकि करंट I2 है, डिवाइड बाई 2 पाई ए अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ निकाल रखा है पहले हमने ये। तो देखिए यहाँ से B2 आ गया। अब देखिए B2 के कारण एक फोर्स लगेगा, हमारे पास एक फोर्स लगेगा AB के ऊपर। मान लीजिए कि ये हमारा B2 आ गया है। सो इस B2 के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण AB के ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। सो देखिए हमें वो फोर्स निकालना है। सो F फोर्स ड्यू टू B2 on AB, F1 force on first due to 2 will be equal to B2 I1 L1 मान लीजिए, L मान लीजिए, यहाँ पर L2 मान लीजिए। अब इसको देखिए L1 साइन थीटा, जो हमारा B2 है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर। F12 विल बी इक्वल टू म्यू नोट I2 डिवाइड बाई 2 पाई A इंटू I1 L1 साइन थीटा। सो देखिए अब यहाँ पर फिर से हम वही कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि हमारे पास L1 है 1 और साइन थीटा जो है हमारा वो क्या है 90 का है। तो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा F12 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I2 I1 L1 L1 1 बन जाएगा डिवाइड बाई 2 पाई A विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 डिवाइड बाई A, ये सेकेंड ये फर्स्ट। तो देखिए आप यहाँ से देख पा रहे हो F12 इक्वल टू F21 आ गया है, दोनों फोर्स इक्वल आ गए हैं और दोनों फोर्स जो है उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आई है। ये हमारा A B, ये हमारा CD। अगर CD पर फोर्स लगाया ड्यू टू AB, वो क्या लगा था, वो था F21 जो कि इस डायरेक्शन में था, और CD के कारण AB पे फोर्स लगाया जो कि इस डायरेक्शन के अंदर है F12। दोनों फोर्स जो है एक की डायरेक्शन इधर है एक की इधर है, तो जाहिर सी बात है F12 विल बी इक्वल टू F21 इट अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा है, अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यहाँ पर दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है हमारा अट्रैक्टिव फोर्स। अब देखिए यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन है हमने यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड टूल से निकाली है, दोनों इस तरीके से है। तो यहाँ पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है। उसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं, जो हमारा इसके बाद देखिए मान लीजिए कि अगर करंट दोनों वायर्स के अंदर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो, सेम डायरेक्शन के अंदर ना रहे। सो देखिए मान लीजिए कि इस तरीके से होगा, ये A B और ये C D। अब AB के अंदर करंट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, I2 और CD के अंदर इस डायरेक्शन के अंदर। सो देखिए जो हमारा फोर्स था ना यहाँ पर, आपने देखा होगा फोर्स F21 जो होगा, अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो कि इस तरीके से होगा। उसकी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन के अंदर है, बट हमारा करंट जो है वो डाउन डायरेक्शन के अंदर, तो फोर्स अप्लाई जो होगा वो इस तरीके से हो जाएगा F21। और जब इस वायर के अंदर से करंट पास करेंगे तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन के अंदर रहेगा F12।
और ये डायरेक्शन हम यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके निकालते हैं। सो देखिए इस तरीके से दोनों फोर्स जो हैं वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है, दोनों के अंदर अपोजिट है। अब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन भी मैटर कर रही होती है, तो इस कारण से फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और इसकी वजह से इस पर इस तरफ लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इफ करंट इज मूविंग अपोजिट डायरेक्शन इन बोथ वायर। अब देखिए एक के अंदर इधर से जा रहा है और एक के अंदर इधर डायरेक्शन मूव कर रहा है। सो ए बी एंड सी डी रिपेल ईच अदर। दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को रिपेल कर रही है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम आपको डायग्राम बना करके दिखाएं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो फील्ड लाइंस जो होगी वो किस तरीके से बनेगी। जब दोनों के अंदर जो है, अगर दोनों के अंदर, दोनों वायर्स के अंदर अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो जो फील्ड लाइंस होगी आपकी बेटा वो कुछ इस तरीके से आएगी। डायग्राम आप बुक के अंदर भी देख सकते हो। देखिए मान लीजिए कि ये आपकी वायर ए बी है और ये सी डी है, दोनों के अंदर करंट सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है हमारा इस तरीके से I1 I2। सो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरीके से बनेगा। अब ए बी के कारण जो लगता है वो इस तरीके से होता है, ये वाला होता है नहीं ये वाला, और जो सी डी की वजह से लगता है उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होती है, ये वाली होती है, और ए बी कारण ये वाली होती है। तो जो फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, जो आपकी शेप आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। इन फोर कंडीशन करंट इज इन मूविंग सेम डायरेक्शन। अब देखिए अगर करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा होता है इस तरीके से, मान लीजिए कि इसके अंदर I1 जा रहा है, इसके अंदर I2 जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ये ए बी सी डी हमने इस तरीके से मान लिया कि दोनों के अंदर करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड देखिए इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास। इस तरीके से हमारे पास पहले इसी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उसके बाद अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ, मान लीजिए कि जो फील्ड लाइंस होगी एक दूसरे को इस तरीके से रिपेल करेंगी। अब आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज क्यों ले लिए, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज थी और इस केस के अंदर भी यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज थी, पहले इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज थी, यहाँ पर मैंने क्लॉकवाइज क्यों ले ली है। आप देखिए डायरेक्शन करंट की डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है और इस तरीके से बनेगी हमारी फील्ड लाइंस। सो एक ये हमारे पास क्लॉकवाइज आती है, इस तरीके से लेते हैं, और इसी कारण से करंट की डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण ही हमारे पास रिपल्सिव फोर्स आता है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स लगता है, यहाँ पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है।
अगर करंट सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है दोनों वायर्स के अंदर, तो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर करंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है हमारे पास, तो वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होगा। सो देखिए, प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम 1 एम्पियर जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। उसके बाद सो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। तो देखिए बेटा, अब हम डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर को कि 1 एम्पियर कितना होता है, क्या होता है। तो देखिए, हमने यहाँ से एक फोर्स निकाला था, F12 F21 विल बी इक्वल टू F, इस तरीके से मान लीजिए आप। तो जो हमारा फोर्स आया था वो क्या आया था, म्यू नोट I1 I2 डिवाइड बाई 2πa। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, म्यू नोट बाई 4π 2 I1 I2 डिवाइड बाई a। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। सो अब हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि लेट I1 इक्वल टू I2। अब देखिए, मान लीजिए आपको लेंथ दे रखी हो ना, तो वहाँ पर आपको इस तरीके से मिलेगी फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो वहाँ पर हम लेंथ को यूनिट मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो वहाँ से निकालते हैं। तो देखिए, I1 विल बी इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर, और सेपरेशन बिटवीन टू वायर्स A विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर, सॉरी 1 मीटर। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा फोर्स जो है वो क्या बन जाएगा, म्यू नोट बाई 4π इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1। सो ये आ गया हमारे पास म्यू नोट बाई 4π इंटू 2। अब जो म्यू नोट होता है वो क्या होता है, म्यू नोट की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁻⁷। सो आप भी वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर। F विल बी इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁷ इंटू 2 डिवाइड बाई 4π, कैंसिल आउट, क्या बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन। तो देखिए, इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि मान लीजिए कि दोनों वायर्स के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, 1 मीटर है। तो यहाँ पर दोनों के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इस तरीके से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 1 मीटर है। तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, जो रिपल्सिव फोर्स होगा, वो 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन होगा। अगर ये फोर्स हमारे पास होता है, अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, अगर हमारा फोर्स 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन आ रहा होता है, तो वहाँ पर हमारा करंट क्या है, 1 एम्पियर है। दोनों वायर्स के अंदर 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 1 मीटर है। सो देखिए, जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो लिखते हैं, द करंट विल सेड 1 एम्पियर, the current will set 1 ampere if two conductors are placed 1 meter apart and they apply a force of 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन बिटवीन दैम। और ये फोर्स जो होता है आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अट्रैक्टिव ही हो, ये रिपल्सिव भी हो सकता है। इस तरीके से मान लीजिए कि अगर यहाँ पर फोर्स जो है हमारा 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन लग रहा है, यहाँ पर भी
2 × 10⁻⁷ लग रहा है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों कंडक्टर 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे गए हैं। दोनों के अंदर करंट जो है हमारा वो कितना मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है 1 एम्पियर। सो देखिए आज के सिर्फ इतना ही रहेगा। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।